ओके, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अपना केस 5 अपने को स्टार्ट करना था। बोथ अमालगमेटिंग कंपनीज है इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, क्रॉस होल्डिंग का है इन केस ऑफ अमालगमेशन। ठीक है। तो ए के पास बी का शेयर है, बी के पास ए का शेयर है, दोनों कंपनी को टेक ओवर कर रहा है सी लिमिटेड। ऐसे केस में जब भी एनए लिखेंगे तभी अपन एनए में इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर नहीं करेंगे। कॉमन रूल हर केस के लिए यहाँ पे भी अप्लाई हो। सेकंड, पीसी के लिए अपने को टोटल पीसी का कंसेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर सपोज सी लिमिटेड पीसी दे रहा है 10 लाख का ए को और 8 लाख का बी को, तो अपने को इक्वेशन फॉर्म करके ए बी को देगा, बी ए को देगा, तो फाइनली किसको कितना मिलेगा उसका इक्वेशन फाइंड करके अपने को एक अमाउंट फाइंड करना है और इसको बोलेंगे टोटल पीसी। वो टोटल पीसी अपने को यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा। ये सम का कोर एरिया रहेगा। डिफरेंस सी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसने सिर्फ एनए टेक ओवर किया है, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट टेक ओवर नहीं किया। उसने पीसी पे किया 10 + 8 18 लाख। अब ये लोग आपस में कैसे शेयर कर रहे हैं वो लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस नॉर्मल वे से फाइंड करना है। एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी में फर्स्ट स्टेप में इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देने का, सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करना है। इससे पहले वाले केस में पहले अपन बी को क्लोज कर रहे थे, बी पीसी दे रहा था, वो ए को रिसीव हो रहा था। अब जब भी हमने टोटल पीसी फाइंड कर लिया, तो ये जो देना था वो दे के हो चुका है, जो लेना है वो लेके हो चुका है। ठीक है। अभी कोई किसी से कुछ मांगेगा नहीं, कोई किसी को देगा नहीं। ठीक है, तो जो भी पीसी रिसीव होगा वो डायरेक्टली फ्रॉम सी लिमिटेड बेस्ड ऑन टोटल पीसी। तो 10 लाख 8 लाख नहीं, 10.5 और 7.5 जो इक्वेशन फाइंड करके हमने फाइंड किया रहेगा वो अपन रिसीव करेंगे। और वही फाइनल पीसी रहेगा, उसके बाद में और कुछ नहीं मिलेगा। और एंट्रीज इन परचेसिंग कंपनी, उसमें नॉर्मल एंट्री बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व फर्स्ट एंट्री में फाइंड करना है। इस पे दोनों कंपनीज का एक साथ लिख दिया वो बेटर रहेगा, क्योंकि सी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 10 लाख दे रहा है ए को और 8 लाख दे रहा है बी को, जबकि वो लोग आपस में एक्सचेंज करके पीसी कम ज्यादा कर रहे हैं। तो सी बी का टेक ओवर करने के टाइम पे गुडविल या कैपिटलिज्म अलग से रिकॉर्ड करेगा और ए के टाइम पे अलग, तो वो गुडविल या कैपिटलिज्म में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो बेटर ये है कि दोनों कंपनीज का मिला के एक ही एंट्री में खत्म कर ले। समझा? ताकि ए और बी का इंडिविजुअल का गुडविल डिफरेंट आएगा, टोटल गुडविल या कैपिटलिज्म तो सेम ही आने वाला है। आया समझ में? क्योंकि जो टोटल पीसी है, यहाँ पे भी 18 लाख है, यहाँ पे भी 18 लाख ही है। क्लियर? ठीक है। चलो, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। चलो, क्या बता रहा है क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ बिग एंड स्मॉल ऑन 31st March 2006, रुपीज इन लैक्स। शेयर कैपिटल, पीएनएल अकाउंट, क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स टेक ओवर होगा। सन्ड्री एसेट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ शेयर्स 56 लाख और 20 लाख। इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ शेयर्स यानी कि इसमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है। गुडविल दिया हुआ है दोनों कंपनीज में। पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है स्मॉल। ठीक है। असेट में बोला तो डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी में बोला तो क्रेडिट बैलेंस है। तो ये लॉसेज है, ये अपने को अदर इक्विटी में नेगेटिव में लिखना है। पुराने टी फॉर्मेट में अपन उसको असेट में लिख रहे थे, लेकिन अभी न्यू फॉर्मेट में असेट में नहीं लिखा जाता, उसको अदर इक्विटी में नेगेटिव में लिखा जाता। ठीक है। तो ये तो टेक ओवर होने वाला वैसे भी नहीं है, तो प्रॉफिट है या लॉस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ सेलिंग कंपनी का इंटरेस्ट क्लोज करने के टाइम पे तुम लोग को ये इक्विटी शेयर होल्डर के डेबिट में डालना पड़ेगा, टू साइड में, टू पीएनएल अकाउंट करके। समझ में आया? Additional information, two companies agreed to amalgamate and form a new company, Medium Limited. Big Limited holds 10,000 share in Small Limited, acquired at a cost of rupees 2,50,000. And Small Limited holds 5,000 share in Big Limited, acquired at a cost of 7 lakh. ठीक है, तो ऊपर जो सन्ड्री एसेट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ शेयर्स है, तो वो दोनों को बताया कि इस पे कॉस्ट कितना है।
पहले कंपनी में 2.5 lakhs का है, ऊपर रुपीज इन लैक्स है। ठीक है, तो टोटल सन्ड्री असेट 56 लाख का है। 56 लाख में से 2.5 लाख वो इन्वेस्टमेंट का है, यानी कि रिमेनिंग 53.5 लाख जो भी रहेगा वो तुम लोग का रहेगा अदर असेट्स का। समझ में आया? वैसे स्मॉल लिमिटेड का ऊपर दिया 20 लाख, उस पे 7 लाख वो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट का है, बाकी का रिमेनिंग अदर असेट रहेगा। द शेयर्स ऑफ बिग लिमिटेड आर ऑफ 100 and are fully paid, and shares of small limited are of 50 each, on which 30 has been paid up। ठीक है, तो बिग का जो शेयर्स है वो फुल्ली पेड है, 100 रुपीज फेस वैल्यू है। और स्मॉल का जो शेयर्स है वो 50 रुपीज का है, 30 रुपीज पेड अप। ठीक है, शेयर ऑफ 30 each के हिसाब से। अब इस पे तो लोग ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्टली बोलते ना कि परसेंटेज वाइज वगैरह फाइंड करो वगैरह, क्योंकि दोनों का फेस वैल्यू डिफरेंट है। ठीक है, तो ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये पहला समय जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसा पार्टली पेड दिया हुआ है। इट इज अग्रीड दैट गुडविल ऑफ बिग लिमिटेड वुड बी वैलिड एट रुपीज 1,50,000 एंड दैट अ स्मॉल लिमिटेड 2,50,000। तो बैलेंस शीट वाला गुडविल को इग्नोर करना है, वो ने रीवैलिड अमाउंट दिया है, वो अपने को वो देना है। ठीक है, द शेयर्स which each company holds in each other are to be valued at book value, having regard to goodwill valuation decided in फोर। ठीक है, तो गुडविल को ध्यान में रख के दोनों कंपनीज के शेयर का वैल्यू बुक वैल्यू के बेसिस पे फाइंड करना है। बुक वैल्यू बोला तो इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का दूसरा नाम बुक वैल्यू। ठीक है, तो दोनों को इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से फाइंड करना है। द न्यू शेयर्स आर टू बी ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 each, क्रिएटेड इज 25 पेड। तो जो नया कंपनी शेयर इश्यू करेगा वो 50 का फेस वैल्यू वाला इश्यू करेगा, लेकिन पेड अप वैल्यू 25 ही रहेगा। तो अपन डिवाइड इनटू इश्यू प्राइस करते हैं ना, तो इश्यू प्राइस में आप बताओ क्या गिनोगे, 50 या 25? 50 या 25? 50 का शेयर है, 25 रुपए ही पेड है, तो इश्यू प्राइस 50 पकड़े या 25 पकड़े? लॉजिकल है, ऐसा कुछ गेस वर्क वगैरह मत करो, लॉजिक अप्लाई करके बताओ 50 रहना चाहिए कि 25 रहना चाहिए। इसको कॉल करेंगे ना, हाँ, फ्यूचर में 25 का कॉल आएगा, लेकिन 50 पे रिकॉर्ड होगा। 50 पे रिकॉर्ड होगा। 55 पेड अप। हाँ, लेकिन अपन इश्यू प्राइस क्या पकड़ेगा? अपने को पीसी लिखने के टाइम पे इंटू इश्यू प्राइस करना पड़ता है, तो उसे 50 लेंगे या 25 लेंगे? 55 है। 25 आएगा, क्योंकि अगर तूने 50 पकड़ा तो तूने पहला एंट्री जब भी लिखोगे तभी उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लिखना पड़ेगा, तभी पीसी मैच होगा, तभी गुडविल या कैपिटल मैच होगा। और अगर वो 50 लिख दिया तो तुम फ्यूचर में कॉल करोगे, उसका 25 रुपया कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? कॉल का एंट्री क्या आता है? शेयर कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलरेडी 50 का ही लिख दिया है तो और 25 का कॉल कहाँ से आया? पॉइंट समझा? तो कैपिटल के अगेंस्ट में दोनों को 25 से मिल रहा है, तो इश्यू प्राइस 25 पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में तो ये दोनों कंपनीज को जो कॉल होगा, ठीक है, वो पे करना है ना, वो फ्री में थोड़ी मिला है। दोनों कंपनीज अमालगमेट हो गए, दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर को नए कंपनी का शेयर मिलेगा। दोनों को शेयर मिला 50 का, 25 पेड करके। तुम लोग ने यहाँ पे उसका वैल्यू 50 रुपया बताया, अब आपने 25 रुपया वापस मांगा, तो शेयर होल्डर लॉस पे जाएंगे ना। पहले वो लोग को 50 रुपए के हिसाब से उन्होंने शेयर कम दिया, 25 के हिसाब से शेयर ज्यादा मिलता था, 50 के हिसाब से कम मिलेगा। तो उन्हें पहले शेयर कम दिया और अभी ये बोल के दिया कि 50 का शेयर है, और वो शेयर पे बाद में वापस और 25 रुपए मांग रहे हो, तो लोगों को तो डबल लॉस है। पहले शेयर कम दिया, बाद में जो शेयर दिया उसको भी पैसा वापस मांग रहे हो। समझा? तो जितना शेयर मिला उसका जितना पेड अप वैल्यू है वो तुम लोग को कंसिडर करना है, यानी कि 25 रुपया आएगा।
पता चला? ठीक है। चलो, तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ मीडियम लिमिटेड ऑन 31st March 2006 आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू द अबाउट ट्रांजैक्शन। प्रिपेयर a statement showing shareholding in the new company attributable to shareholders of merged companies। ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये तुम लोग को ये बोलता है कि मीडियम तो नया कंपनी है, उसका बैलेंस शीट खाली है, ठीक है। तो उस पे बिग और स्मॉल इसके शेयर होल्डर मीडियम में शेयर होल्डर बनेंगे। बिग को जो पीसी मिलेगा वो अपने शेयर होल्डर्स को देगा, स्मॉल को जो पीसी मिलेगा वो अपने शेयर होल्डर्स को देगा। तो जब ये मीडियम लिमिटेड कंपनी फॉर्म होगा तो उस पर दो शेयर होल्डर्स का ग्रुप है, एक बिग साइड के और एक स्मॉल साइड के। यानी कि ऐसे इमेजिन करो कि शादी है, लड़के वालों की तरफ से कुछ आए, लड़की वालों की तरफ से आए। तो अपने को शादी में ओवरऑल कॉम्पोजिशन, टोटल क्राउड में से कितना परसेंट क्राउड लड़के वालों का था और कितने क्राउड लड़की वालों का था, वो अपने को ये क्वेश्चन में पूछा है। यानी कि ओवरऑल शेयर कैपिटल में बिग के शेयर होल्डर्स कितने हैं और स्मॉल के शेयर होल्डर्स कितने हैं, वो कॉम्पोजिशन अपने को फाइंड करने को बोला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अपने को फाइंड करना है। समझा? ठीक है। चलो, तो अभी इसका स्टार्ट कहाँ से करेंगे? डिफरेंस है तो वहां पे ही रुकना पड़ेगा डिफरेंस लिख के। चलो, ऑब्वियसली इसका स्टार्ट अपने को एनए से ही करना पड़ेगा। ये जो टोटल पीसी वगैरह का है वो अपने को देखना पड़ेगा। चलो, स्टार्ट करते हैं एनए से। सबसे पहले सैंड्री एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट। तो पहले कंपनी का 56 लाख है, उसमें से 2.5 लाख माइनस करेंगे। मैं पूरा पूरा नंबर लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा ना। लैक्स में हमें वो पॉइंट में आएगा ना तो अपन प्रॉब्लम में आएंगे। 56 माइनस 2.5 ना। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट 2.5 लाख है ना। हाँ, तो वही इन्वेस्टमेंट ऊपर इंक्लूड है ना। ऊपर क्या लिखा है? सन्ड्री एसेट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ शेयर्स। तो बिग के पास स्मॉल का है, स्मॉल के पास बिग का है। तो वही इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट दिया 2.5 लाख और 7 लाख। ठीक है। यहाँ पे 20 लाख माइनस 7 लाख, 13 लाख। गुडविल इस पर वैल्यूएशन नीचे दिया हुआ है 150 250। उसके बाद में पीएनएल तो नहीं आएगा, नीचे कोई और असेट दिया हुआ नहीं है। ठीक है। माइनस करेंगे क्रेडिटर्स 1250 और 1250। ये आएगा एनए फॉर अमालगमेशन। कितना? सेकंड का 3 लाख, 41 लाख और दूसरे का। ठीक है।
अभी चलो सुनो ध्यान से। अभी इसके पास, बिग के पास स्मॉल का शेयर है, स्मॉल के पास बिग का शेयर है। ठीक है। इसका टोटल एन है 40 to 50 है। तो 40 to 50 तो उसको न्यू कंपनी से मिल जाएगा। जितना असेट वो टेक ओवर कर रहा है उतना वो पीसी पे करेगा। तो 40 to 50 पे करेगा। इसका 3 लाख है, तो 3 लाख उसको मिलेगा फ्रॉम न्यू कंपनी। लेकिन होगा क्या कि इसके पास इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है, इसके पास भी इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है। तो ये क्या बोलेगा कि मेरे पास जो इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है उसका पैसा मुझे ये कंपनी से मिलना चाहिए, स्मॉल से। और स्मॉल क्या बोलेगा, मेरे पास भी इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट है, उसका मुझे पैसा बिग से मिलना चाहिए। तो स्मॉल बिग के पास मांग रहा है, बिग स्मॉल के पास मांग रहा है, और ये आपस में चलते ही रहेगा क्योंकि दोनों क्रॉस होल्डिंग में है। एक दूसरे को देगा तो वापस मांगेगा कि भाई मैं तेरा शेयर होल्डर हूं तो तू मुझे वापस भी दे। ठीक है। तो ये ऑनगोइंग चलते रहेगा। अब इसी को ही अपने को क्रैक करना है, और ये क्रैक कैसे करें। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्स एज्यूम करते हैं, इसको वाई एज्यूम करते हैं। ठीक है। 40 to 50 तो है ही, प्लस उसके साथ साथ वाई, उसमें इसका कुछ ऑनरशिप है। और 3 लाख तो इसका है ही, एन है, प्लस एक्स का सर्टेन परसेंटेज में इसका ऑनरशिप है। ठीक है। तो अब ऑनरशिप कितना है वो पहले चेक करो। तो उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में नंबर ऑफ शेयर्स बताया है कि बिग के पास स्मॉल का 10,000 शेयर है। बिग के पास स्मॉल का 10,000 शेयर है, और स्मॉल का टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है चेक करो। 1,50,000। 1,50,000 कैसे निकाला तुम लोगों ने। 30,000। 50 भी नहीं है। वहां पे क्या बोला है देखो। द शेयर्स ऑफ बिग लिमिटेड, पॉइंट नंबर 3 में, आउट ऑफ 100 each and are fully paid up. Shares of small limited are 50 each, on which 30 has been paid up. 30 रुपया पेड अप है। और लाइबिलिटी में जब कैपिटल लिखते हैं वो पेड अप लिखते हैं या इश्यूड लिखते हैं। पेड अप लिखते हैं। ठीक है। तो ये जो 15 लाख है पेड अप है, यानी कि 30 रुपये वाला वैल्यू है। तो 15 लाख डिवाइड बाय 30 कितना आएगा। 50,000 शेयर्स है। समझ में आया। तो 20% शेयर्स है। तो ये 50,000 कैसे है। 15 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय ₹30 पेड अप इक्वल टू 50,000 इक्विटी शेयर। समझ में आया। ठीक है। अब वैसे ही स्मॉल के पास बिग का कितना शेयर्स है। स्मॉल के पास 5,000 शेयर ऑफ बिग है, और बिग का नंबर ऑफ शेयर कितना है टोटल। वो 40 लाख ऊपर कैपिटल दिया है, और शेयर ऑफ 100 इज फुल्ली पेड है, तो 40 लाख डिवाइड बाय 100। ठीक है। तो 40,000। 0.5%। आया समझ में। ठीक है। तो ये अपने पास नंबर ऑफ शेयर्स है। तो बिग स्मॉल का 20% ऑनर है, तो ये जो टोटल उसका असेट का वैल्यू आएगा उसका 20% बिग का है, यानी कि 0.2 y। और स्मॉल बिग का 12.5% ऑनर है, तो इसका जो 12.5% आएगा, ठीक है, वो ऑनरशिप है इसका। समझ में आया। तो 42,50,000 प्लस 0.2 y इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1। 3 लाख प्लस 0.125 y, सॉरी एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व किया अपने को एक्स और वाई का वैल्यू मिलेगा। वो आएगा टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट। समझा। ठीक है। चल तभी
इक्वेशन 1 4250 प्लस 0.2y इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 2 3 लाख प्लस 0.125 y सॉरी x इक्वल टू y। अब यहाँ पे y है, y के जगह पे ये वैल्यू रख दो 3 लाख प्लस 0.125x, या तो उल्टा करो, यहाँ पे x है, x इक्वल टू 4250 प्लस 0.2y है, ठीक है, वो यहाँ पे रख दो तो दोनों का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा। को तो एक जगह पे x और y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, तो अपन y का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। तो 4250 प्लस 0.2 इंटू 3 लाख प्लस 0.125x इक्वल टू x। अब ब्रैकेट ओपन करो, 4250 0.2 इंटू 3 लाख 60 और 0.2 इंटू 0.125 x इक्वल टू x। ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस होगा, कितना आएगा 0.975x। तो x इक्वल टू 4250 सॉरी 4310 0.975 1 सॉरी 20513 पॉइंट। ओके ठीक है, चलिए ये राउंड ऑफ कर दिया, चलेगा। अब ये पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो y इक्वल टू 3 लाख प्लस 0.125 इंटू 442513 फाइनल आंसर बता रहे हैं 8,52,564। ठीक है, ये अपने को x और y का वैल्यू मिला, इतना समझा। चलो अभी ये अगर देखा जाए ना तो अपन इससे पहले क्रॉस होल्डिंग अमालगमेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन में जो किया था वही सेम किया है। वहां पे अपन इसके नीचे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके आईवी निकाल रहे थे, ठीक है, तो ये अपने को इसी को ही अगर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर किया ना तो आईवी मिल जाएगा। इसके देखो उन्होंने एक वर्ड यूज किया है कि बेस्ड ऑन आईवी बुक वैल्यू, तो उनको इसका वैल्यूज को पकड़ना है। तो ये जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन बुक वैल्यू ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनो। टोटल एनए पहले का x 44,20,513 है, दूसरे का 852,564। अब जरा ध्यान से सुनो, x बोला तो ये अमाउंट है, तो ये क्या बोल रहा है कि मेरा 4250 मेरा असेट्स का वैल्यू है, प्लस मैं y में भी ऑनर हूं तो मुझे 0.2y मिलता है, तो मेरा टोटल असेट्स का वैल्यू हो जाता है x जो आ रहा है ये 44,20,513। तो 4250 बढ़ के 4420 हो गए, 4250 बढ़ के 4420 हो गए, यानी कि इसको जो लेना था वो उसे ले लिया, लेकिन सामने इसको देना भी है ना, तो लेने वाला पार्ट ले लिया है। अब लेके बैठ गए अपन, अपने घर पे फंक्शन किया, सबका गिफ्ट आया, लेके बैठ गए। अभी जब भी उनके घर पे फंक्शन आएगा तभी अपने को रिटर्न भी करना पड़ेगा ना, तो सेम वे अभी ये देना भी बाकी है, तो अगर ये दे दिया तो लेना भी हो गया देना भी हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व ना। ठीक है, अभी सिर्फ वन साइड हुआ है, अपन जो लेना था 0.2y ऐड किया तो अपने को 4420 आ गया, तो वो ऐड हो चुका है, अभी लेस करना बाकी, देने का बाकी, समझा। ठीक है,
तो अभी देने वाला पार्ट दे दो, लेस शेयर गिवन फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब y 0.2 y यहाँ पे ऐड हुआ था और x का 0.125 x यहाँ पे जा रहा है, यानी कि इसको देना कितना है 0.125, तो 4420 513 इंटू 12.5%, अभी देना बाकी है, वो दे दो। बताओ 560 552 564 170 513, ओके। 051 949, ओके। ये दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है 45,50,000। अब ये दोनों को ऐड करो 45,50, लेना था ले लिया, देना था दे दिया। अब दोनों का जो फाइनल शेयर आ रहा है, इसका आ रहा है 38 लाख, उसका आ रहा है 6 लाख, ठीक है। अभी कोई मांगने को आने का नहीं, हम लोग किसी को देने को जाएंगे नहीं, लेना देना सब खत्म। इसके शेयर होल्डर्स के हिस्से में आएगा 38 लाख, उसके शेयर होल्डर्स के हिस्से में आएगा 6 लाख, ठीक है। अब ये जब भी 38 लाख का पीसी लेगा न्यू कंपनी से, तो वो पीसी सिर्फ आउटसाइड शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। जो बिग स्मॉल का आपस में शेयर होल्डिंग था, अब बिग बिग का वन ऑफ द शेयर होल्डर स्मॉल था, तो वही तो सब लेना देने का झगड़ा हो रहा था, तो वो झगड़े को सॉल्व कर लिया। अभी ये जो 38 लाख बाकी रहता है, वो 38 लाख आउटसाइड शेयर होल्डर्स का है, यानी कि इस पे स्मॉल लाइन में खड़ा नहीं रहेगा वापस कि मुझे भी दे दे मेरा हिस्सा। बोलेगा मिल गया ना 8 लाख, सामने 6 लाख, ठीक है। वो 8 लाख यानी कि ये वाला अमाउंट था, 3 लाख की जगह पे कितना मिला 6 लाख मिला, यानी कि उसको अपना हिस्सा मिल चुका है। अभी वो ज्यादा मांगने का, समझ में आया, ठीक है। तो ये अपना फाइनल ये पीसी आ रहा है। अब वो नया कंपनी जो शेयर इश्यू कर रहा है, वो कितने का इश्यू कर रहा है नया कंपनी? 50 का है, 25 एज के हिसाब से वो इश्यू कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर पॉइंट में आएगा और सिर्फ 1 रुपए के डिफरेंस के लिए पॉइंट में आएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे, राउंडेड ऑफ, इसमें 1 रुपया ऐड कर लो 38 67 950, और इस पे 1 रुपया माइनस कर दो 682 050, ठीक है। अब ये भी इन मल्टीपल ऑफ 25 आ गया, ये भी इन मल्टीपल ऑफ 25 आ गया, ठीक है। वो राउंडिंग ऑफ का अलाउड है, मीन्स वो कर सकते हैं। उसके लिए वापस कैश वगैरह का चक्कर मत लेके आओ कि वो पॉइंट में आया तो कैश दे दो वगैरह, समझ में आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, ठीक है। तो 25 यानी कि अपने को पेड अप वैल्यू लेना है, तो नंबर ऑफ शेयर कितना इश्यू करना पड़ेगा 1,54,718 27,282, ठीक है। इतना शेयर अपने को इश्यू करना पड़ेगा, और ये अपना पीसी बने, टोटल पीसी, ये इंटू ये, यानी कि टोटल पीसी, ये इंटू ये टोटल पीसी, समझा। और एनए फॉर अमालगमेशन है ये 40 to 50 और 3 लाख, समझा एवरीवन, ठीक है। अभी लास्ट पार्ट डिफरेंस, तो डिफरेंस पे अपन एनए दोनों कंपनीज का एक साथ ले लो 40 to 50 प्लस 3 लाख 4550, और पीसी ये भी दोनों का कंबाइंड ले लो, ये आएगा 38 67 950 और 682 050, यानी कि सेम अमाउंट 4550। अभी देखो कोई किससे नाराज नहीं होगा,
परचेसिंग कंपनी ने जितना उसे टेक ओवर किया 45 लाख का, उतना पैसे दिया। यानी कि उसके जब से ज्यादा गया नहीं, वो खुश है, मैंने जितना टेक ओवर किया उतना पैसे ही पे किया। ठीक है। ये दोनों कंपनीज आपस में जो झगड़ा चल रहा था वो इक्वेशन सॉल्व करके हमने सॉल्व कर लिया। तो ऑब्वियसली इसके पास 20% शेयर, इसके पास 12.5% शेयर था, आपस में लोग एक्सचेंज करे थे, वो सब एक्सचेंज करके हमने फाइनली एक सेटलमेंट का अमाउंट बता दिया, और वो अमाउंट दोनों को मिल रहा है। यानी कि अभी कोई यहाँ पे नाराज नहीं रहेगा, हर किसी को अपने अपने हिस्से का वैल्यूज मिल जाएगा। ठीक है। मस्त था ना ये, इंटरेस्टिंग है। मेन है ना, बच्चे लोग ये नहीं समझ पाते कि ये माइनस क्यों किया। तुम लोग को आई होप के समझ में आया है। ठीक है, जो लेना था वो हमने ले लिया, वो ऐड कर लिया, अभी जो देना है वो भी देना पड़ेगा ना, तो वो अपन माइनस कर रहे। और दूसरा के बच्चे लोग इस पे गड़बड़ ये करते हैं कि इस पे 0.2 माइनस करते हैं और इस पे 0.125 माइनस करते हैं। तो दोनों को वो ध्यान में रखना है कि x का 0.125 दूसरे कंपनी को देना है, तो वो ये x है तो उसका 0.125 वो दूसरे कंपनी को देगा। ठीक है, तो वो लोग को ऐसे दिखाई देता है कि बी के कॉलम में 0.2 है ना, तो 0.2 लेना चाहिए। तो समझ में आया, तो वो गड़बड़ मत करना, मेन गड़बड़ वहां पे होता है, कैलकुलेशन के टाइम पे ध्यान में नहीं आता। तो इसके लिए वो दोनों को ध्यान से एक्स का कितना दूसरे कंपनी को देना है वो दोनों प्रॉपरली माइनस करना। ठीक है। और कुछ बच्चे लोग बाय हार्टिंग करते हैं, तो वो सब चक्कर में तो पढ़ना ही मत, अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो ही सम कर पाओगे, बाकी बाय हार्टिंग से सम नहीं हो। वो बायड कैसे करते पता नहीं, लेकिन वो लोग बायड करते हैं कि ये यहाँ पे लेने का, ये वाला यहाँ पे लेने का, ऐसे याद करते हैं। लेकिन उसका लॉजिक नहीं पता रहता कि ऐसा क्यों किया। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक का लिख लो। ओके चलो, अभी एनएपी से डिफरेंस अपना हो गया, तभी एंट्रीज इन सेलिंग कंपनी, लेजर अकाउंट बनाते हैं और कॉलमनर बना के एक ही साथ खत्म करते हैं। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, न्यू कंपनी का नाम क्या है, मीडियम, मीडियम लिमिटेड अकाउंट और इक्विटी शेयर इन मीडियम लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, 4 अकाउंट, हर एक में पर्टिकुलर्स बिग स्मॉल, पर्टिकुलर्स बिग स्मॉल।
रेडी? चलो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। तो उसका बैलेंस शीट ट्रांसफर करो। इवन इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट को भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, सेपरेटली शो करना। सन्ड्री एसेट में मर्ज करके डाल मत देना। इन्वेस्टमेंट को नहीं रहेगा। इन्वेस्टमेंट को भी ट्रांसफर करना है। तो टू सन्ड्री एसेट्स, उस पे जाएगा 5350 और 13 lakhs। 5350 और 13 lakhs। टू इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट, इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट इस पे कितना लिखे ये बताओ। 2.507 जो बुक वैल्यू है वो लेना है। ठीक है, गुडविल भी बुक वैल्यू पे ही जाएगा। तो 2.5 lakhs और 7 lakhs। उसके बाद में टू गुडविल, कितना अमाउंट? 150। जो बैलेंस शीट में है वो अपना स्टेप है ट्रांसफर बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। तो गुडविल भी बुक वैल्यू पे। हो गया। उसके बाद में इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो। हाँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में बाय, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर में बाय इक्विटी शेयर कैपिटल 40 और 15 lakhs। बाय पीएनएल अकाउंट से बिग में 7.5 lakhs। और स्मॉल में टू पीएनएल अकाउंट 2.5 lakhs। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन में डाल दो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, दोनों कंपनीज में 12,50,000। ठीक है, यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 1 हो गया है ट्रांसफर बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू। अभी स्टेप नंबर 2, पीसी रिसीवेबल, पीसी रिसीव्ड। अब पीसी रिसीवेबल में कितना अमाउंट बताएगा? ये वाला 38,67,000 वाला और 6,82,000 वाला। ठीक है, जिसको जितना मिलने वाला उतना ही बताओ। ठीक है, तो लिखो बाय मीडियम लिमिटेड, रियलाइजेशन में बाय मीडियम लिमिटेड पीसी 38,67,950, 6,82,050, 6,82,050। दूसरा इफेक्ट मीडियम लिमिटेड में ले लो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी पीसी रिसीव करो तो इक्विटी शेयर इन मीडियम टू मीडियम। ठीक है,
तो मीडियम में क्रेडिट बाय इक्विटी शेयर इन मीडियम लिमिटेड by equity share in medium limited, same amount 38 lakh 67 950, 6 lakh 82,050. इक्विटी शेयर इन मीडियम में दूसरा इफेक्ट दे दो तो मीडियम लिमिटेड अभी स्टेप नंबर 3A सेल ऑफ असेट नॉट टेकन ओवर वो एप्लीकेबल नहीं है। 3B पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर वो भी नहीं है। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं है। स्टेप 4 पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। स्टेप 5 पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये जो इक्विटी शेयर्स मिला, ठीक है, वो इक्विटी होल्डर्स को दे दो। तो इक्विटी शेयर इन मीडियम लिमिटेड में क्रेडिट साइड में बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बाय इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। दूसरा इफेक्ट इक्विटी होल्डर के डेबिट में टू इक्विटी शेयर्स इन मीडियम लिमिटेड अकाउंट। हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटी शोल्डर में डाल दो। इक्विटी शोल्डर टैली होना चाहिए। वीडियो लॉगिंग हो रहा है। डन। हुआ टैली।
चलो अभी इन द बुक्स ऑफ मीडियम लिमिटेड एक ही जर्नल एंट्री है, एक ही एंट्री में खत्म हो जाएगा। इन द बुक्स ऑफ मीडियम लिमिटेड पहला सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, दोनों कंपनी का सन्ड्री असेट को ऐड करो। 5350 प्लस 13 lakhs एनए से लेना है। 5350 प्लस 13 lakhs। गुडविल अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पे एनए में ही गुडविल है, तो वो गुडविल प्लस इनकेस अगर डिफरेंस पे गुडविल आया, ये केस पे आएगा ही नहीं, लेकिन अगर सपोज डिफरेंस पे भी गुडविल आया तो दोनों गुडविल को ऐड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कैपिटल रीजो आया तो माइनस करके लिखना पड़ेगा, और जो हायर रहेगा वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एनए का गुडविल आएगा 150 प्लस 250। 150 प्लस 250, डिफरेंस पे गुडविल या कैपिटल रीजो दोनों में से एक भी नहीं है। टू क्रेडिटर्स 1250 प्लस 1250। ठीक है, ये हो गया अपना एनए। अभी पीसी पे आते हैं। पीसी में हम लोग जो शेयर इश्यू करे वो ये है 154,718 और 27,282। शेयर 25 का इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, शेयर 25 का इश्यू कर रहे हैं, और ये 25 जो है वो पेड अप वैल्यू है, उसका जो फेस वैल्यू है वो 50 रुपीज है। तो अगेन मुझे जरा सोच के बताओ, मैं 50 मल्टीप्लाई करूं या 25 मल्टीप्लाई करूं? 25, क्योंकि बाकी का 25 अपने को फ्यूचर में कॉल मनी आएगा तब भी वो इक्विटी में क्रेडिट होगा। अभी जितना अपन दे रहे एक शेयर का वैल्यू उतना ही पकड़ना है। ठीक है, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, उस पे ऑब्वियसली ये दोनों अमाउंट का ऐड करके आएगा ना, 38,67,950 प्लस 6,82,050। ठीक है, पीसी में सिक्योरिटीज प्रीमियम वगैरह नहीं है, क्योंकि पावर का ही पार्ट था जो अपन यहाँ पे इश्यू कर रहे थे। नेक्स्ट आएगा डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ पे 0 है, तभी ये एंट्री दोनों का मैच हो जाएगा। हो गया। अब ये जो तीन चार चीजें हैं ये अपने को बैलेंस शीट में लिखना है। अब ऑब्वियस अपना जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर फॉर्मेट वाला नहीं बनेगा, क्योंकि सन्ड्री एसेट में करंट एसेट नॉन करंट एसेट दोनों इंक्लूड है। बराबर, तो एक अपने को लिखना पड़ेगा गुडविल और एक लिखना पड़ेगा सन्ड्री एसेट, तो असेट साइड खत्म। ठीक है, लायबिलिटी भी अपन देखेंगे इक्विटी शेयर में ये अमाउंट, अदर इक्विटी 0। ठीक है, वो कुछ भी नहीं आएगा, और क्रेडिटर जाएगा करंट लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल। बराबर, क्या कुछ भी नहीं है ना? यहाँ पे प्रीमियम नहीं है और कैपिटल रिजर्व डिफरेंस पे नहीं है, तो अदर इक्विटी भी कुछ नहीं है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बना दोगे? चलो बना दो। ब्रेकअप नहीं देने का असेट में करंट नॉन करंट का, डायरेक्टली गुडविल अदर असेट। बैलेंस शीट ऑफ मीडियम लिमिटेड, फर्स्ट असेट
उसमें फर्स्ट गुडविल, पहला सन्ड्री एसेट लिख के बाद में गुडविल लिखा तो भी चलेगा, या पहले गुडविल लिख के सन्ड्री एसेट, क्योंकि अपने को ब्रेकअप ही नहीं पता है कि पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, तो कोई भी ऑर्डर में लिखा चलेगा ही। तो गुडविल 150 प्लस 250 4 लाख, सन्ड्री एसेट्स 5350 प्लस 13 लाख, टोटल। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उस पे इक्विटी, उसमें ए इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल नोट नंबर 1, बना दो नोट नंबर 1। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड क्वेश्चन मार्क, authorized question mark, issued, subscribed and paid up, issued, subscribed and paid up, उसमें ये नंबर ऑफ शेयर के साथ लिखना, ये 154,718 प्लस 27,282 दोनों मिला के टोटल शेयर्स कितना हो रहा है? 1,82,000, इक्विटी शेयर ऑफ 50 each, 1,82,000, equity share of 50 each, comma, rupees 25 paid up, rupees 25 paid up, ठीक है, 45,50,000। COTC का नोट लिख दो, all the above equity shares, all the above equity shares were issued in the scheme of amalgamation for consideration other than cash। अभी डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज, अदर इक्विटी है ही नहीं क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है और डिफरेंस पे कैपिटल रिजर्व नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टली करंट लायबिलिटीज में फाइनेंशियल लायबिलिटी, उसके अंडर ट्रेड पेएबल्स, डायरेक्ट अमाउंट डाल दो 1250 25 lakhs।
Then, चलो तो ये अपना एक सेगमेंट खत्म हुआ। इस पर अपन टोटल 5 केसेस कवर किए, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के 3, अमालगमेशन के 2, 5 केसेस, एक बहुत बहुत बड़ा सेगमेंट है। एक बार ये सेगमेंट खत्म हो गया ना, 50% अपना हेडेक कम हो जाता, ठीक है। अभी अपना डीमर्जर पेंडिंग है, उस पे स्टार्ट टू एंड पूरा कंसेप्ट ही अलग है, तो उस पे पूरा एनएपीसी डिफरेंस वगैरह सेम रहेगा, लेकिन आगे का जो एंट्रीज का पार्ट रहेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के जगह पे रिवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह के थ्रू आएगा, ठीक है। तो वो एक पार्ट है, वो अपने अपने को सीखना है। उसके बाद में सीखना है एक रिवर्स एक्विजिशन का कंसेप्ट है, उसके ऊपर एक सम आएगा। एक अमालगमेशन का कॉमन कंट्रोल का एक है, उसके ऊपर एक सम आएगा, यानी कि 3 वेराइटी हो गए। उसके बाद में आएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस पे 3 से 4 सम अपने को सॉल्व करना है। और उसके बाद में पार्ट बी अमालगमेशन का स्टार्ट। अभी तक जो सीख रहे थे वो पार्ट ए था, पार्ट ए यानी कि कंप्लीट अमालगमेशन। उसके बाद में पार्शियल अमालगमेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ कंट्रोल वाला पार्ट है, और वो तुना का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा कंसोलिडेशन टॉपिक के लिए, ठीक है। वैसे तो ये अमालगमेशन का एंड रहेगा और वो कंसोलिडेशन का स्टार्ट रहेगा, और उसके बाद में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाए। तो ये अभी अपना पूरा सीरीज बाकी।